स्टैनली हॉपकिंस ने हमें घर तक पहुंचाया, जहां उन्होंने हमें परेशान ग्रे बालों वाली औरत जो पीटर कैरी की विधवा थी उनसे मिलवाया। उनका पतला और गहरा चेहरा, लाल आंखों की गहराइयों से छलकते डर से, सालों के जिन दर्द और तकलीफों से वो गुजरी थी वो साफ नजर आ रहे थे। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, जो एक गोरी सी लड़की थी जिसके बाल हल्के रंग के थे। उसने चमकती आंखों से हमारी तरफ देखा और हमें बताया था कि वो खुश थी कि उसके पिता मर गए थे और वो उसका भला चाहती है जिन हाथों ने उसके पिता को मारा था। पीटर कैरी ने अपने लिए एक भयानक घर बनाया था और अच्छी बात यह थी कि अब हमने खुद को फिर से सूरज की रोशनी में पाया था और पीटर के पैरों से दबकर बने रास्ते से होकर हम वापस अपने रास्ते हो लिए। आउट हाउस बड़े सिंपल तरीके से बना हुआ था। लकड़ी की दीवारें, शंगल की छत, एक खिड़की दरवाजे के साइड में और दूसरी खिड़की दूर अगले किनारे में बनी थी। स्टैनली हॉपकिंस ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताले के पास झुका ही था कि वो अचानक रुक गए और उनके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए। किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है, इस बात में कोई शक ही नहीं था। वुड वर्क की हुई लकड़ी में खरोंच के निशान थे जिससे अंदर का सफेद पेंट दिखाई दे रहा था, जैसे कि किसी ने जल्दबाजी में अपना काम निपटाया हो। होम्स खिड़की की जांच कर रहा था। किसी ने यहां भी जोर लगाया है, जो कोई भी इसमें शामिल था वो यहां से अंदर घुसने में नाकाम रहा। लगता है कोई बेकार चोर था। यह तो बड़ी अजीब बात है। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि ये निशान कल शाम को यहां नहीं थे। गांव के कुछ बेचैन लोगों का काम हो सकता है शायद, मैंने अंदाजा लगाया। ऐसा शायद ही होगा। उनमें से यहां कोई भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। कैबिन के अंदर जाना तो दूर की बात है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं मिस्टर होम्स? मेरे ख्याल से लक हमारे साथ है। आपको लगता है कि वो दोबारा यहां आएगा? लगता तो है। वो दरवाजा खुला मिलने की उम्मीद से आया था। उसने एक छोटे से चाकू के ब्लेड से अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन वो घुस नहीं पाया। मगर अब वो क्या करेगा? किसी और रात को भी वो बेहतर टूल लेकर आएगा। तो मुझे कहना चाहिए कि अगर हम उसे यहां स्वागत करने के लिए नहीं खड़े होंगे तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मुझे कैबिन के अंदर देख लेने दो। घटना के सारे निशान हटा दिए गए थे, लेकिन घटना की रात से छोटे कमरे के अंदर का फर्नीचर अभी भी वैसे ही पड़े थे। 2 घंटों तक बहुत ध्यान से होम्स ने सभी चीजों की जांच की, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसे कोई खास सक्सेस नहीं मिली थी। वो सिर्फ एक ही बार अपने इन्वेस्टिगेशन में रुका। क्या तुमने शेल्फ से कुछ लिया है हॉपकिंस? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है। कुछ तो लिया गया है। शेल्फ के इस कोने में दूसरी जगह से कम धूल है। हो सकता है कि वो एक बुक हो या फिर एक बॉक्स। खैर ठीक है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। आओ वॉटसन, हम इस खूबसूरत जंगल में वॉक करने चले और कुछ घंटे इन पंछियों और फूलों को देते हैं। हम तुम्हें यहाँ बाद में मिलेंगे हॉपकिंस, और देखेंगे कि क्या हम उस आदमी को जो रात में आया था उसके करीब आ सकते हैं। 11:30 बजे थे जब हमने अपनी छोटी सी एक घात टीम बनाई। हॉपकिंस की माने तो हट का दरवाजा खुला छोड़ना बेहतर होता, लेकिन होम्स का मानना था कि इससे उसे शक हो जाएगा। ताला बहुत ही सिंपल था और इसे खोलने के लिए सिर्फ एक मजबूत ब्लेड से इसे धकेलने की जरूरत थी। होम्स ने यह भी सुझाया कि हमें हट के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर झाड़ियों के बीच इंतजार करना चाहिए। ये झाड़ियां दूर वाले खिड़की के आसपास उगी थीं। इस तरह जो वहां आएगा लाइट जलाएगा। हम उस आदमी को देख पाएंगे और हमें पता चलेगा कि रात में इस तरह आने का क्या कारण है। ये एक लंबा इंतजार था। हम घात लगाकर बैठे हुए थे, पर इसमें भी वो मजा था जैसे एक शिकारी महसूस करता है जब वो नदी किनारे छुपकर किसी प्यासे जानवर के आने का इंतजार करता है। वो कौन सा खतरनाक जानवर था जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकालने वाला था? क्या वो जुर्म की दुनिया का शेर है जिसके नुकीले दांत और पंजे हैं, जिससे सिर्फ लड़कर जीता जा सकता है? या ये एक लोमड़ी है जो सिर्फ उनके लिए खतरनाक है जो कमजोर हैं, अलर्ट नहीं हैं? जो कुछ भी होने वाला था उसके इंतजार में हम झाड़ियों के बीच में दुबक कर बैठे थे। पहले तो कुछ गांव वालों के कदमों की आहट ने और फिर गांव में से आती हुई आवाज ने हमें चौकन्ना किया, लेकिन एक एक करके ये शोर भी दब गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूर चर्च की घंटी सुनाई दे रही थी, जिससे हमें रात के गुजरने का पता चल रहा था। बारिश की बूंदों के बीच हम पत्तों की ओट में छुपे बैठे थे। 2:30 बजे की घंटी बज चुकी थी और सुबह होने के ठीक पहले की वो अंधेरी घड़ी थी जब हम लोगों ने गेट की तरफ से एक तेज क्लिक की आवाज सुनी। वहां कोई आया था।
फिर एक सन्नाटा छा गया और मैं सोच ही रहा था कि शायद वो हमारा एक वहम था कि अचानक झोपड़ी की तरफ से किसी के दबे पांव चलने की आहट आई। अगले ही पल मेटल के खटकने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। इस बार या तो उसका हुनर बेहतर था या फिर उसके औजार, क्योंकि अचानक से दरवाजे के कब्जे के खुलने की आवाज आई। तभी एक माचिस जली और अगले ही पल एक मोमबत्ती की लाइट ने हट के अंदर उजाला कर दिया था। मलमल के पर्दों से हम हट के अंदर के सारे नजारे को आंख टिकाए देख रहे थे। रात को आने वाला शख्स एक दुबला पतला जवान शख्स था। उसका पीला चेहरा उसकी काली मूंछों से और भी खतरनाक पीला लगता था। वो 20 साल से ज्यादा उम्र का नहीं हो सकता था। मैंने कभी किसी इंसान को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था, क्योंकि उसके दांत और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने एक जेंटलमैन जैसे कपड़े पहने हुए थे, नरफोक जैकेट, नाइट बॉक्सर्स और सिर पर कपड़े की टोपी। हमने उसे डरे हुए आंखों से गोल गोल घूरते हुए देखा। फिर उसने मोमबत्ती को टेबल पर रखा और वो कोने में चला गया, जिससे वो हमारी नजरों से ओझल हो गया। वो एक बड़ी सी बुक के साथ लौटा। वो एक लॉग बुक थी जो शेल्फ में लाइन में से रखी बुक्स में से थी। टेबल पर झुककर वो तेजी से इसके पन्नों को लगातार पलटता चला गया और वो उस पन्ने में जाकर रुक गया जिसकी उसे तलाश थी। फिर अपने हाथ को उसने गुस्से से पटका और किताब को बंद कर दिया। उसे कोने में वापस रख दिया और लाइट बुझा दी। वो झोपड़ी से निकलने के लिए मुड़ा ही था कि शेरलॉक ने उसे उसके कॉलर से पकड़ लिया। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो पकड़ा गया है। मोमबत्ती को फिर से जलाया गया और जासूस शेरलॉक की मुट्ठी में हमारा बंदी कांप कर दुबक कर बैठा था। वो मजबूर होकर हम सबको एक एक कर देख रहा था। स्टैनली हॉपकिंस ने कहा, हाँ तो मेरे दोस्त, तुम कौन हो और यहां क्या चाहते हो? उस शख्स ने खुद को संभालते हुए और कोशिश करके हमारा सामना करने के लिए तैयार हुआ। मुझे लगता है आप जासूस हैं। आप सोचते हैं कि मैं कैप्टन पीटर कैरी की मौत से जुड़ा हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं बेकसूर हूं। हम उस बारे में देख लेंगे। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं जॉन हार्पली नेलिगन हूं। मैंने होम्स और हॉपकिंस को एक दूसरे को ताकते हुए देखा। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या मैं जो भी कहूंगा आप उसे गुप्त रख सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्यों बताऊं? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो यह तुम्हारे केस के लिए बुरा हो सकता है। उस शख्स ने मायूसी में अपनी आंखें भींच लीं। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं? और वैसे भी मैं इस पुराने स्कैंडल में और जान नहीं फूंकना चाहता। क्या आपने कभी डॉसन और नेलिगन के बारे में सुना है? मैं हॉपकिंस के चेहरे से देख सकता था कि उसने तो वो कभी नहीं सुना, लेकिन होम्स को इसमें गहरी दिलचस्पी हुई थी। तुम्हारा मतलब वेस्ट कंट्री बैंकरों से है। उन्होंने कॉर्नवॉल के आधे काउंटी परिवारों को बर्बाद कर दिया और उसके बाद नेलिगन गायब हो गया था। बिल्कुल सही कहा। नेलिगन मेरे पिताजी थे। अब जाकर कहीं हमारा केस कुछ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी एक फरार बैंकर और कैप्टन पीटर कैरी का अपने ही हार्पून से दीवार में लटका दिए जाने के बीच एक लंबा फासला लग रहा था। हम सभी ने उसकी बातों को गौर से सुना। यह मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ था। डॉसन रिटायर हो गए थे। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, लेकिन मैं इतना तो बड़ा हुआ ही था कि मुझे शर्म और डर दोनों का ही एहसास था। यह कहा गया कि मेरे पिताजी ने सारे सिक्योरिटी को चुरा लिया और भाग गए, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे पिताजी का तो मानना था कि अगर उन्हें टाइम दिया जाए तो हर लेनदार को पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। उनके अरेस्ट वारंट निकलने से ठीक पहले वो नॉर्वे के लिए अपनी छोटी सी यॉट में निकल पड़े थे। मुझे याद है वो आखिरी रात जब उन्होंने मेरी मां को गुड बाय कहा था। उन्होंने अपने साथ जो भी सिक्योरिटीज ली थी उसकी लिस्ट वो हमें दे गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो अपने नाम पर लगे दाग को जरूर मिटाएंगे और जिन लोगों ने भी उन पर भरोसा किया था उनका नुकसान नहीं होने देंगे। खैर, उसके बाद फिर कभी दोबारा हमने उनकी ओर से कोई खबर नहीं सुनी। वो और उनका यॉट दोनों ही उसके बाद गायब ही हो गए थे। मेरी मां और मुझे दोनों को भरोसा हो गया था कि वे और उनका यॉट समुद्र के नीचे हैं। हमारा एक वफादार दोस्त है जो एक बिजनेसमैन है। उसे थोड़े ही दिन पहले पता चला था कि उनके कुछ सिक्योरिटीज जो मेरे पिताजी के पास थीं, वो लंदन के बाजार में फिर से आ गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी हैरानी हुई होगी। मैंने इसका पता लगाने की कोशिश में महीनों बिता दी और आखिर में
बहुत परेशानी के बाद मुझे पता चला कि उसे बेचने वाले तो इस हट के मालिक कैप्टन पीटर कैरी थे। जाहिर सी बात थी कि मैंने पीटर के बारे में कुछ पूछताछ की। मैंने पाया कि पीटर एक व्हेल पकड़ने वाले जहाज को कमांड कर रहे थे जो आर्कटिक समुद्र से उसी दौरान लौटने की तैयारी कर रहे थे, जिस दौरान मेरे पिताजी नॉर्वे से गुजर रहे थे। उस साल का ऑटम सीजन बहुत तूफानी था और एक के बाद एक लंबी आंधियां चली थीं। मेरे पिताजी का यॉट इसी वजह से नॉर्थ की तरफ चली गई होगी जहां कैप्टन पीटर कैरी से मुलाकात हुई होगी। अगर ऐसा था तो मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ होगा? जो भी बात रही हो, अगर मैं पीटर कैरी के सबूतों से साबित कर सका कि सिक्योरिटी बाजार में कैसे आई तो यह साबित हो जाएगा कि मेरे पिताजी ने सिक्योरिटी को नहीं बेचा था और सिक्योरिटी को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना उनके इरादों में नहीं था। मैं कैप्टन से मिलने इसी इरादे से ससेक्स आया था, लेकिन यही टाइम था जब पीटर की भयानक मौत हुई थी। मैंने कैबिन के डिटेल को इन्वेस्टिगेशन में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि उनके जहाज की पुरानी लॉगबुक उस कैबिन में रखी थी। मेरा माथा ठनका कि अगर मैं जान सकता कि अगस्त 1883 में सी यूनिकॉर्न में क्या हुआ था तो मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, उस राज को सुलझा सकता हूं। मैंने कल रात इस लॉग बुक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाया। इसलिए आज रात को मैंने फिर से कोशिश की और कामयाब रहा। लेकिन मुझे लगता है कि उस महीने का पन्ना बुक पहले से किसी ने निकालकर फाड़ दिया है और तभी आपने मुझे दबोचा और कैद कर लिया। बस यही बात है? हॉपकिंस ने पूछा। हाँ, सब कुछ यही है। तुम्हारे पास हमें बताने के लिए और कुछ नहीं है? वो हिचकिचाया। नहीं, और कुछ भी नहीं है। तुम पिछली रात से पहले यहां कभी नहीं आए थे? नहीं। तो फिर इसके बारे में क्या कहना है? हॉपकिंस ने चिल्लाते हुए वो नोटबुक निकाली जिसके पहले पन्ने में हमारे कैदी के नाम के इनिशियल्स लिखे थे और उसके कवर पर खून के धब्बे। वो ये सुनते ही हिल गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और कांपने लगा। आपको ये कहां से मिला? मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि मैंने इसे होटल में गुम कर दिया है। बस इतना काफी है, हॉपकिंस ने सख्ती दिखाते हुए कहा। अब जो कुछ भी कहना है वो अदालत में कहना। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। वेल, मिस्टर होम्स, यहां आकर मेरी मदद करने के लिए मैं आपका और आपके दोस्त का बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसे कि ये पता चल चुका है कि आपका यहां आना बेकार ही हुआ और मैं आपके बिना ही इस मामले को ऐसे ही सुलझा लेता, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद कहता हूं। ब्रैम्बली होटल में आपके लिए कमरे रिजर्व किए गए हैं, इसलिए हम सभी एक साथ गांव चल सकते हैं। वेल वॉटसन, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? अगली सुबह जब हम सफर कर रहे थे तो होम्स ने मुझसे पूछा। मैं देख सकता हूं कि तुम्हें तसल्ली नहीं मिली है शर्लॉक। ओह हाँ माय डियर वॉटसन, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, लेकिन स्टैनली हॉपकिंस के तरीके मेरे लिए तारीफ के काबिल नहीं है। स्टैनली ने मुझे मायूस किया है। मुझे उससे बेहतर बातों की उम्मीद थी। सभी को हमेशा एक दूसरे पहलू की भी तलाश करनी चाहिए और उसके लिए काम भी करना चाहिए। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल है। ओके, तो फिर दूसरा पहलू कौन सा है? वही जो इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूं। हो सकता है कि हमें इससे कुछ हासिल ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसे आखिरी तक फॉलो करूंगा। बेकर स्ट्रीट पहुंचे तो वहां होम्स के लिए कई सारे खत उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उनमें से एक को झपट कर उठा लिया। उसे खोला तो उसकी हंसी निकल गई। एक्सीलेंट वॉटसन, दूसरा पहलू मजबूत हुआ। क्या तुम्हारे पास टेलीग्राफ फॉर्म है? बस मेरे लिए कुछ मैसेज लिख दो। समनर शिपिंग एजेंट, रेडक्लिफ हाईवे, 3 आदमियों को भेज दो। सुबह 10 बजे आने के लिए कह दो। बेसल, उस इलाके में मैं इसी नाम से जाना जाता हूं। वॉटसन, दूसरा मैसेज, इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस, 46 लॉर्ड स्ट्रीट, ब्रिक्सटन। कल 9:30 बजे ब्रेकफास्ट पर आना जरूरी है। अगर ना आ सको तो तार कर देना। शर्लॉक होम्स। वॉटसन, इस मामले ने मुझे 10 दिनों तक परेशान किया है। मैं खुद का इस मामले से पीछा छुड़ाता हूं। मुझे भरोसा है कि कल ही हम इसके बारे में आखिरी बार सुनेंगे। इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस टाइम से पहुंच गए और हम सब मिसेस हडसन का बनाया हुआ नाश्ता करने बैठे। यंग डिटेक्टिव हॉपकिंस अपने इन्वेस्टिगेशन की कामयाबी से बहुत खुश थे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुमने इस मामले को सही सुलझाया है? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कोई केस कंप्लीट हो सकता है। मुझे लगता है कि यह केस अभी तक अपने अंत तक नहीं पहुंचा। आप मुझे हैरान कर रहे हैं मिस्टर होम्स। इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? क्या तुमने हर पॉइंट के बारे में खुलासा किया है? बेशक। मुझे पता चला कि क्राइम के दिन ही जूनियर नेलिगन ब्रैम्बली होटल पहुंचा। वो गोल्फ खेलने के बहाने आया था। उसका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और वो अपने सहूलियत से बाहर निकल सकता था। उसी रात वो वुडमैन स्ली पहुंचा। हट में पीटर कैरी को मिला, उससे झगड़ा किया और हार्पून से मार दिया। फिर जो कुछ भी उसने किया था उसके डर से वो वहां से भागा।
और भागते भागते उसने नोटबुक को गिरा दिया जिसे वो पीटर कैरी से सिक्योरिटी के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने साथ लाया था। आपने तो देखा ही होगा कि उनमें से कुछ को टिक्स के साथ मार्क किया गया था और बहुत सारों में टिक नहीं थे। जिन्हें टिक किया गया था वो सिक्योरिटीज लंदन के बाजार में पहुंच गए हैं, लेकिन बाकी की सिक्योरिटी जूनियर नेलिगन के हिसाब से अभी भी कैरी के कब्जे में थी। जूनियर नेलिगन इन सिक्योरिटीज को कैरी से हासिल करना चाहता था ताकि उसके पिताजी के लेनदारों के लिए फायदा हो। उस घटना के बाद कुछ टाइम तक उसने हट के पास फटकने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत जुटाई और मजबूर होकर हट तक उस इंफॉर्मेशन को लेने पहुंचा जिसकी उसे तलाश थी। बेशक एक सिंपल और क्लियर केस है। दोस्तों, ये कहानी अभी बाकी है, लेकिन अगले एपिसोड में इसका खुलासा होगा कि आखिर खूनी कौन है। आज की ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। और सस्पेंस हिंदी के और से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।